हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एग्जाम 24। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कक्षा 8 के लिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में 8वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम पहले 8वीं कक्षा की विषय सूची को देखेंगे कि इसमें कितने लेसन दिए गए हैं। दोस्तों, ये बुक 2022 और 23 के डाटा के साथ है। दोस्तों, कक्षा 6 के लिए हम पढ़ चुके हैं, 7 के लिए पढ़ चुके हैं, अब 8वीं की बारी है। अभी दोस्तों विषय सूची में देख लीजिए। इकाई 1 भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष, लेसन 1 भारतीय संविधान, लेसन 2 धर्मनिरपेक्ष की समझ। इकाई 2 में संसद तथा कानूनों का निर्माण, हमें संसद क्यों चाहिए। अध्याय 4 कानूनों की समझ। इकाई 3 न्यायपालिका, अध्याय 5 न्यायपालिका क्या है। अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इकाई 4 अध्याय 7 हाशिएकरण की समझ। अध्याय 8 हाशिएकरण से निपटान। अध्याय 5 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। अध्याय 9 जन सुविधाएं। अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। कुल टॉपिक कितने हैं? 10 हैं। चलिए दोस्तों, एक एक टॉपिक से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनम्र एक प्रार्थना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पर लाइक करना, और वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट में ये बताना कि वीडियो में क्या क्या कमी रह जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं न्यू एग्ज़ाम 24 के साथ। इकाई 1। दोस्तों, 1946 में संविधान सभा के सदस्य बैठे हैं, ये इतने सारे देख लेना आप। 2022-23 के डाटा के साथ है ये। शिक्षकों के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए। आगे चलते हैं। अध्याय 1 भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमारा संविधान काम करता है। चलिए, एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी को बाह से गेंद छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है। यानी केवल फुटबॉल को पाँव के साथ खेला जाता है। आगे, इन खेलों की तरह हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, उन्हीं से समाज का स्वरूप बनता है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। यानी संविधान क्या है? एक नियमों की पुस्तक है जिसके सहारे समाज चलता है, देश चलता है, और अपने आप में देश एक नियमों में बंधा होता है। इसके आगे चलते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। यानी पहली बार कांग्रेस ने जो भारतीय संविधान है इसके गठन की मांग कब की थी अंग्रेजों से? 1934 में। विश्व युद्ध, कौन सा? दूसरा विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई थी यह मांग। किसकी? संविधान की। अंत दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1934 में मांग हुई थी, 1946 में जाके पूरी हुई, दिसंबर 1946 में। पृष्ठ 2 में संविधान सभा के सदस्य बैठे हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाए थे वही है। आगे चलते हैं। अंग्रेज साल 150 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा हमारे भारत पर। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। पहला, यह दस्तावेज उन
आदर्शों का सूत्रबद्ध करता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रचते हैं। यानी प्रत्येक देश अपने नागरिकों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही संविधान का निर्माण करते हैं, कि एक देश दूसरे देश के संविधान की कॉपी नहीं कर सकता है। यहाँ कहने का अर्थ ये है, यानी संविधान की बताता है कि हमारा समाज का मूलभूत ढांचा या स्वरूप कैसा होगा। आगे चलते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की नेपाल में लोकतंत्र को कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। 1990 से लेकर 2002 तक कायम रही। अक्टूबर 2002 की बात है कि राजा ज्ञानेंद्र ने गांव से में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से तख्ता पलट कर दिया और सारे सब कब्जे जो जितनी भी शक्तियां थी उन पर अपना कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ, फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। 2002 में थोड़ी थोड़ी ली, फिर ज्ञानेंद्र ने फिर पूरी तरह ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तक की। दस्तक दोस्तों उर्दू भाषा का शब्द है। हिंदी में पूछ लिया जाता है कि दस्तक किस भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा का शब्द है ये। लोकतंत्र के लिए चल रहे जन आंदोलन या जन संघर्ष 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आखिर 2 अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों आगे चलते हैं। को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। इन 2006 में जो राजा था ज्ञानेंद्र, उसने सरकार बनाने का मौका देना पड़ा किसको, अन्य राजनीतिक दलों को। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया। राजतंत्र दोबारा कब आया था, 2002 में आया था। खत्म कब हुआ, 2008 में हुआ। उससे पहले 1990 में संविधान बना था, 2002 तक रहा था। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जन आंदोलन को दृश्य रूप में चित्रों दिखाया गया है। चलिए ऊपर देखते एक बार फिर इसको। भारत के उत्तरी जो नेपाल है, भारत के उत्तरी साइड में है स्थित है। नेपाल का इतिहास की घटना, भारत के उत्तर में स्थित नेपाल है, हिमालय के पास है, काठमांडू की राजधानी है। और जो माउंट एवरेस्ट है यहीं पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिर उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। चलिए आगे चलते हैं साथियों। नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, राजतंत्र खत्म हो गया है। नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश का एक नया संविधान बनाया। देख, लोकतंत्र कब समाप्त हुआ था, जो राजतंत्र था कब समाप्त हुआ था, 2006 में। 2006 में वो कब बना संविधान, 2015 में। उससे पहले 1990 में था और 2002 तक था वो। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान की दूसरी मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। यानी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था व लोकतांत्रिक में किस प्रकार होगी, भाई संसद कैसे होगी, उसमें राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा, किसके पास कितनी शक्तियां होंगी, ये सब संविधान में लिखा जाता है। जैसे भारत के संविधान में लिखा है कि संसद राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति के साथ मिलकर कार्य करेगी। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी। राज्यों में विधान सभा होगी, कुछ राज्यों में विधान परिषद बनाई जा सकती है। इस प्रकार की कुछ सब बातें संविधान में लिखी होती हैं, पूरा राजनीतिक ढांचा। आगे चलते हैं। शासन की हम यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं, पूरी बुक नहीं पढ़ने वाले। भारतीय संविधान
देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समानता का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 2015 के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिस तरह अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक समुदाय की संख्या अधिक है। ये जाति पर भी हो सकती है, भाषा पर भी हो सकती है, धर्म पर भी हो सकती है, या अन्य कोई भी आधार पर एक एक जो वर्ग उसकी संख्या अधिक हो सकती है और एक वर्ग उसकी संख्या कम है, तो इस वर्ग पर यह वर्ग भारी पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। या फिर समुदाय, जो कोई समुदाय है, एक समुदाय है, इसके भीतर ही कुछ लोग गरीब हो जाते हैं, कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे इन्हीं पर जो अमीर लोग हैं गरीबों पर भारी पड़ जाते हैं, इन्हीं पर दबाव डालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अंतर सामुदायिक, यानी समुदाय के अंदर ही दबदबा। इसे बोलते हैं जो समुदाय है, समुदाय के अंदर ही दबदबा, इसे बोलते हैं अंतर सामुदायिक। जैसे हिंदू धर्म में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं, गरीब हिंदू हैं, उन पर अपना दबदबा कायम रखते हैं, इसीलिए इसके बोला जाता है अंतर सामुदायिक दबदबा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा मेरी तरफ से। यदि फिर भी कोई कमी रहे तो आप ज़रूर बताना, दोबारा से वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। चलिए आगे। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यही है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। इसमें दोस्तों क्या कहने की बात, क्या कह रहे हैं जो एग्जामिनर है, ये इसमें कहने की बात ये है कि मान लीजिए कोई मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो कोई भी कानून लागू करे, वो क्या कहेगा कि ये संविधान में लिखा गया है कि हम इस कानून को लागू कर सकते हैं, ये बात संविधान में लिखी गई है। यानी अपने आप को बचाव हो जाता है कि कोई भी नागरिक ये कहे कि जीने का अधिकार है मेरा, ओके, क्या हुआ कि मेरे का जीने का अधिकार है, कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है। यानी अपने आप का बचाव करता है, अपने आप को बचाता है संविधान के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। तिनसा लोगों ने योगदान दिया। 300 लोग हैं दोस्तों, उन्होंने संविधान सभा के गठन का किया, वो संविधान सभा बनाई और संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। लगभग कितने लोग? 300 लोग। टोटल तो दोस्तों 379 थे, लेकिन यहाँ पर केवल 300 दिया है, तो आप 300 याद रखना, केवल एग्जामिनर 300 ही उठाकर एग्जाम में रख दे। मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे। संविधान सभा के सदस्य थे। एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक संविधान सभा के सदस्य थे। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं। ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। अनुसूचित जाति के सो संविधान का प्रारूप में शामिल करने का श्रेय अंबेडकर को जाता है। अच्छा, कुछ प्रश्न, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन जाएं, लेकिन अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि जो सवर्ण हिंदू हैं, वो उनके जो सारे के सारे कानून है, सारा का सारा धन है उनके हाथ में है, वो अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं टिकने देंगे। यह बात अंबेडकर ने कही थी। उनका था, अनुसूचित जाति के लोगों, तुम्हें ये मौका मिला है, इसमें तुम बहुत आगे बढ़ जाओ, ताकि जो सवर्ण हिंदू हैं इनके चंगुल से छूट जाओ। ये बात अंबेडकर ने कही थी, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनके लिए। आगे चलते हैं। संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा सत्तर की सरकारें। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि संघवाद क्या है? एक से अधिक सत्तर की सरकारें। जैसे हमारे देश में राज्य स्तर पर सरकारें हैं, केंद्र पर और पंचायती स्तर पर, यानी स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। 3 स्तर हैं हमारे यहाँ। चले आगे चलते हैं।
संविधान सभा में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत की स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य M.K. राय ने कहा था कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरा विश्वास होना चाहिए। यानी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के बारे में किसने कहा था कि ये ज़रूरी है, सभी को देना चाहिए? किसने कहा था? M.K. अय्यर ने। किसने? M.K. अय्यर ने कही थी बात। संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों में प्रतिनिधित्व का चुनाव लोग खुद करते हैं। संसदीय में कौन करते हैं? जो विधायक हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, इनका चुनाव कौन करते हैं? लोग खुद करते हैं। यानी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो MLA हैं, MP हैं, वो। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि भेजते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं यहाँ पर MP और MLA। MLA होते हैं राज्य स्तर पर और MP होते हैं केंद्र स्तर पर। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों का लागू करती है, कानून बनाती है। ठीक है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होता है, संसद में भी राष्ट्रपति शामिल होता है। न्यायालयों की व्यवस्था न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है। विधायिका में विधायक होते हैं। कार्यपालिका में जब सभी जो संसद के सदस्य हैं कोई कानून बनाते हैं तो कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं। और न्यायपालिका होती है जो कानून की देखभाल करती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समानता का अधिकार। दोस्तों, हमारे संविधान में कितने अधिकार हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। लेकिन जो संपत्ति का मौलिक अधिकार का उसको हटा दिया गया था। कब? 1978 में संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? वो था 44वां। या 46वां था? 44वां या 46वां, दो में से कौन सा है दोस्तों? आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। यानी मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लिहाज से मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता को मनमाने निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। यानी जो राज्य है, राज्य को यहाँ पर हम राज्य है, राज्य देश के लिए शब्द प्रयोग किया गया यहाँ पर। मनमान्य अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। आगे है, इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला है, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी ये बात कार्यपालिका के बारे में की गई है। मौलिक अधिकारों के लिए हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी शामिल किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसीलिए जोड़ा ताकि ज़्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार। दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम है दोस्तों उनका सामाजिक आर्थिक सुधार। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून नीतियां बनाए, सिद्धांत मार्गदर्शन करें। इनको DPS भी बोला जाता है। चलिए अब ये देखते हैं एक एक करके जो मौलिक अधिकार है इनको देखते हैं। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दोस्तों ये पूछा जाता है कि मानव व्यापार पर प्रतिबंध कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार लगाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। किस अधिकार के तहत है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मानव व्यापार पर प्रतिबंध और
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर प्रतिबंध कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार लगाता है? अगला है सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार अधिकार। लेकर चलते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। दोस्तों, भारत में भारत सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, तो इज़राइल में यहूदी धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अन्य देशों में जो अन्य कई अपने अपने धर्मों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म के मामले में भारतीय संविधान कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आगे चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक, नई संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इस पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाए गए हैं। देख लीजिए, ये कर रहे हैं हस्ताक्षर। आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों, इसमें एक महिला है, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, जो भारत की पहली राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, भारत की पहली। आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ये रही स्वास्थ्य मंत्री। ये इधर ये नेहरू है। सबसे पहले नेहरू दिखाया गया इसमें। 11 मौलिक, दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं? वो 11 हैं दोस्तों, जो किताब के आरंभ में दिए गए हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पढ़िए एक बार आप। निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों के अल्पसंख्यकों के विचार का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? का एक उदाहरण बताइए। एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और 20 पुरुष हैं, तो क्या हुआ? 20 पुरुष ये अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन तो 10 महिलाएं बच गई, वो अल्पसंख्यक हैं। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, तो क्या हुए? अल्पसंख्यक हैं ये। एक कारखाने का भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं, यानी 20% क्या हुए? अल्पसंख्यक हुए, जो मांसाहारी हैं। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवार से हैं, 10 व्यक्ति किससे हुए? गरीब हुए, वो क्या हुए? अल्पसंख्यक हुए। यानी जिसकी जनसंख्या कम होगी, जिनकी मात्रा कम होगी, वो अल्पसंख्यक होंगे। जिनकी मात्रा अधिक होगी, वो क्या होंगे? बहुसंख्यक होंगे। मैप में दोस्तों, बांग्लादेश और भूटान के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है? आप इसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इनसे। ये नेपाल रहा, किन किन की सीमा लगती है? नेपाल उत्तराखंड की, ये उत्तर प्रदेश की, बिहार की, और इधर ये पश्चिम बंगाल की, ऊपर से सिक्किम की। भूटान के साथ किस किस की लगती है? भूटान की इधर से लगती है पश्चिम बंगाल की, इधर से सिक्किम की, इधर से असम की और अरुणाचल प्रदेश की। और बांग्लादेश के साथ किस लगती है? इधर से पश्चिम बंगाल की लगती है, इधर से लगती है असम की, और बीच में यहाँ पर मेघालय उसकी, मणिपुर की, त्रिपुरा की। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। चलिए जल्दी से दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। अध्याय 2, धर्मनिरपेक्ष की समझ। हिटलर ने यहूदियों पर किस प्रकार से अत्याचार किए थे? हिटलर ने यहूदियों को मारा था। यहाँ हम इसके बारे में जो हिस्ट्री है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। वहाँ कई लाख लोग केवल धर्म के आधार पर मार दिए गए थे। लेकिन अब यहूदी धर्म मानने वाले इजराइल में मुस्लिम समुदाय और मुसलमान, ईसाई, अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इन अन्य धर्मों को
पूजा अर्चना करने की छूट है, ना ही किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या बात, इनका कहने का अर्थ क्या है कि ये क्या है, एक धर्म को बढ़ावा देते हैं। ये धर्म निरपेक्ष देश नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष देश नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष क्या है, समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। यानी धर्म और राज्य यानी देश एक दूसरे से अलग हैं, दूर हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यानी धर्म राज्य से या देश से अलग है, इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि हम साथ साथ हैं लिखा है, यानी दोस्तों ये अलग अलग धर्म के हैं। आपको पता है कि ये पंजाबी है, ये पंजाबी है, ये आपको दिखा रहा है कि मुस्लिम धर्म से है, ये ईसाई धर्म है। ये सारे आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं कि हम सभी धर्म के लोग एक हैं भारत में। किसी धर्म को बढ़ावा देता भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये सब बातें संविधान में लिखी गई हैं। इसी तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी हमारा देश अपने आप को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य, यहाँ पर राज्य देश के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म के समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर, सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यानी जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, कोई भी धर्म का व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है, इनमें जा सकता है, अपना अधिकार प्रयोग कर सकता है। तो आगे चलते हैं। उपरोक्त चित्रकथा में जो चित्रकथा है, इसमें पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन, सभी धर्मों के एक जैसा व्यवहार किया जाए। यानी क्या बात की है, इसमें कहने का अर्थ है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा सकता, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति है, वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। लेकिन क्या बात कही गई है कि यहाँ पर निजी स्कूलों में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्ष का दूसरा तरीका हस्तक्षेप नीति है। इसका मतलब कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करें और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने की लिए राज्य के कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट है। कौन से धार्मिक समुदायों को छूट है? जो अल्पसंख्यक कम है उनको कुछ छूट दी गई है ताकि उनके धर्म को कोई दबाए न। दोस्तों यहाँ पर जो ये बात कही गई है, यहाँ से एक बात याद आ गई मेरे। हमारा सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, तब बच्चे बोले कि सर लोहड़ी मनाएंगे कि भाई रेवड़ी लाओ, मूंगफली लेके आओ। लेकिन सर जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रेवड़ी या मूंगफली नहीं ला सकते स्कूल में, क्योंकि ये किसी एक धर्म से संबंधित है। क्योंकि जो लोहड़ी का त्यौहार है पंजाबी मनाते हैं, ये सिख धर्म के लोग मनाते हैं, अन्य धर्म इससे दूर रहते हैं। इसीलिए हमारे स्कूल में लोहड़ी का त्यौहार नहीं मनाने दिया गया था, इसी प्रावधान के तहत। यह बात मुझे आज पता चली है क्यों नहीं मनाने दिया गया। बात 8वीं की NCERT की बुक में लिखी है। इस बात को लेकर कोई भी केस कर सकता है प्रिंसिपल के ऊपर कि संविधान में लिखा गया है कि सरकारी स्कूल में धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बात लिखी थी कि धर्मनिरपेक्ष कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ छूट देता है। कौन सी छूट देता दोस्तों? आप यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए आगे देख लेता हूँ, अच्छे से देखते हैं कि
ये पंजाबी है, इसका नाम परमजीत है। और ये हेलमेट नहीं पहनता है, ये हेलमेट पहन रहा है। ये बोलिया इसको कि भाई तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनता है। परमजीत बोलिया भाई सरकार ने माता छूट दे रखी है। कौन सी छूट दे रखी है कि भाई हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, हम पगड़ी पहनते हैं इसीलिए, क्योंकि यदि हम हेलमेट पहनेंगे तो पगड़ी उतारनी पड़ेगी, हमारे धर्म के खिलाफ है। इसीलिए पंजाबी लोग कभी भी हेलमेट नहीं पहनते हैं, जो पग बांधते हैं वो। चला के चलते हैं, और उन्हें पुलिस भी कुछ नहीं कहेगी। चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनकर सिख धर्म की प्रथाओं का मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाज से इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। किन धर्म को? सिख धर्म को। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है, यानी राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। कब कर सकता है? सहायता के रूप में कर सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है, यानी कोई भी धार्मिक समुदाय है अपने स्कूल खोल सकता है धर्म से संबंधित है, और कॉलेज खोल सकता है। जैसे मदरसे खोले जाते हैं, किस धर्म के लिए हैं? मुसलमानों के लिए हैं। चर्च चर्च खोले जाते हैं। भारत हरियाणा में भी अम्बाड़ा में एक चर्च है, इसलिए भारत के जो दक्षिणी राज्य है वहाँ पर चर्च हैं। चर्च किस धर्म से संबंधित? ईसाई धर्म से संबंधित हैं। इसी प्रकार से अपने अपने धर्म से संबंधित मदरसे स्कूल स्थापित कर सकते हैं धर्म के लोग। ये बात कौन कहा है? ये बात कहा हमारा संविधान। भारतीय धर्मनिरपेक्ष दूसरे लोकतंत्र देशों के धर्मनिरपेक्ष किस प्रकार अलग है? देखिए, अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया था। धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हुए या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब है कि विधायिका किस राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगी, यानी अमेरिका में भी कोई भी धर्म राजकीय नहीं है। न ही विधायिका किसी धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देगी, न ही कोई धर्म को प्राथमिकता देती है। कौन? अमेरिका की विधायिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पथकरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं देंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान धार्मिक मामलों हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वो एक सहायता के रूप में कर सकता है, जैसे सिख धर्म के लिए की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ को ईश्वर की छत्र छाया शपथ आता है, यानी हम देश के प्रति वफादार रहेंगे, इस प्रकार की शपथ लेते हैं अमेरिका में सुबह सुबह बच्चे। भारत में भी ऐसा करना चाहिए ताकि देशभक्ति भावना जागृत हो। अमेरिकी धर्मनिरपेक्ष में धर्म राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है, विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। लेकिन भारतीय राज्य हिंदू धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अमेरिका बिल्कुल नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं। संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्ष में राज्य से अलग तो है, लेकिन धर्म उसका फासला सिद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान में दिया गया है कि जो आदर्श हैं उनको ध्यान रखते हुए राज्य जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे पीछे सबरी वाला मंदिर है, उसमें महिलाओं के प्रवेश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सरकार उसने हस्तक्षेप किए और महिलाओं का प्रवेश दिलाया। जैसे जो हिंदू धर्म के अल्पसंख्यक हैं या दोस्तों जो अनुसूचित जातियां हैं उनको मंदिरों में प्रवेश करवाया। किसने कराया? सरकार ने करवाया। इन धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है भारतीय सरकार, लेकिन उसके उच्च आदर्शों के रूप में कर सकती है, थोपने के रूप में नहीं। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। यानी आदर्शों के रूप में भारत सरकार का हस्तक्षेप कर सकती है। चलिए एक छोटी ही बात और पढ़ते हैं स्टोरी
क्या पता एग्जामिनर यहाँ से कोई पॉइंट उठा ले। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक नया कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रोस, धार्मिक राजनीतिक चिन्ह प्रतीकों के रूप धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। यानी फरवरी 2004 में स्कूलों में धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनने पर प्रतिबंध लगाया। किस देश ने? फ्रांस ने। फ्रांस में रहने वाले अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि देशों के थे। ये पहले फ्रांस के गुलाम थे, तो यहाँ से फ्रांस ने अपने वहाँ ले जाकर बसा लिए थे, किसी लिए? मजदूरी के लिए या गुलाम बनाकर इस प्रकार वहाँ पर बस गए थे। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर अपना धर्म का पालन करते थे, लेकिन फ्रांस ने इन सब धर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था स्कूलों में प्रवेश पर। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों। लेसन नंबर 2 धर्मनिरपेक्ष की समझ यहीं पर समाप्त होता है। चलिए टॉपिक 3 की ओर चलते हैं। टॉपिक 3, हमें संसद क्यों चाहिए? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दोस्तों ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1909 में आया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण बनी थी। राष्ट्रवादी थे जो, उन्होंने दबाव डाला, तब जाके भारतीय जो लोग हैं उनको कुछ हक मिले थे। कहाँ पर? संसद में। लेकिन इनमें सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल और केवल वो लोग वोट दे सकते थे जो अमीर हैं, जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, वही वोट दे सकते थे इसमें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 2004 के चुनाव में पहली बार हुआ था। पहली बार कब? 2004 के चुनाव में हुआ था। ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। इससे लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा की जा सकी और 8,000 टन कागज बचा है दोस्तों इनसे। यानी पर्यावरण के लिए हितैषी है क्या? ईवीएम। आगे चलते हैं। इस संविधान ने सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वैश्विक, यानी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट दे सकता है, वोट देने का अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहते हैं। यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। वो क्या होते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद के समूह को संसद कहा जाता है। इनके जो सभी मिलकर जाते हैं वो क्या कहते हैं? समूह को संसद कहते हैं। समूह को यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है। लिहाज से अपने निर्वाचन प्रतिनिधित्व माध्यम से लोगों ही सरकार बनाते हैं। लोग ही क्या कहते हैं? लोग सरकार बनाते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को भेजकर संसद में उस पर नियंत्रण रखते हैं। विधायिका एमएलए कौन होता है? चुनाव किस प्रकार किया जाता है? ये निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य लोकसभा और राज्य विधानसभा, यानी राज्यों के अंदर विधानसभा, संसद लोकसभा केंद्र में है। के बीच फर्क क्या है? कि वो राज्य में हो, केंद्र में है। फर्क कितना है? अच्छा, नीचे दिए गए केंद्र के और राज्य सरकार के काम बताने नीचे दिए गए हैं। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध केंद्र का काम है। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं की बोर्ड की परीक्षा के से बाहर रखा जाएगा। ये किसका है? राज्य का काम है।
अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। यह कौन चलाएगा? केंद्र सरकार, यानी केंद्र की सूची का विषय है ये। 1,000 रुपये का नोट जारी कौन करा? केंद्र सरकार करेगी। आगे चलते हैं। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माणी संस्था है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का कानून निर्माण संस्था कौन है? संसद है। इसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। कौन से? राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 245 सीटें हैं। कितनी? 245 सीटें हैं। इसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और लगभग 13 सदस्य जो यूटी हैं वहाँ से चुनकर आते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। लेकिन संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ओपी धनखड़ है। नहीं, जयदीप धनखड़ हैं। ओपी धनखड़ तो हरियाणा में है। जयदीप धनखड़ है वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति। लोकसभा के लिए भी उसी तरह का चुनाव होता है जिस तरह का राज्य विधानसभा के लिए चुना जाता है। बिल्कुल सेम है। वही जो जनता है लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, वही जनता जो विधानसभा के सदस्यों को चुनती है। लेकिन राज्यसभा है जो उसका चुनाव अलग होता है, उसका चुनाव विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। 17वीं लोकसभा 2019 में हुए थे। इसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? 303 जीती थी और कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी। तो सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी। कितनी सीटें हैं टोटल? जो लोकसभा है उसकी 543 हैं। जो 2 एंग्लो इंडियन थे वो समाप्त कर दिए गए, 543 बच गई। इसमें से आधा सीट प्राप्त करनी पड़ेंगी। आधा कितना होगा? 245 का भाग कर 43 भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 एकम 2, यानी 272 सीटें प्राप्त करनी होंगी तब सरकार बना सकते हैं। तो बीजेपी ने 333 सीटें प्राप्त की, तो बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली दम पे पूर्ण बहुमत के साथ। टोटल सीटें 543 हैं। बहुमत के लिए 275 सीटें चाहिए। 15वीं लोकसभा के चुनाव 2009 में हुए थे। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी 206 और बीजेपी को 116 मिली थी और बसपा को 21 मिली थी। तो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी और मनमोहन प्रधानमंत्री बने थे। चुने जाने वाले के बाद उम्मीदवार सांसद जो उम्मीदवार चुने जाते हैं लोकसभा के में, वो चुनने के जाने के बाद संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। एमपी होते हैं केंद्र के लिए और एमएलए होते हैं विधानसभा के लिए। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। आगे चलिए। संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। संसद में टोटल 3 सदन होंगे, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से राज्य में होती है। राज्य में विधानसभा, कुछ 6 राज्यों में विधान परिषद भी है और राज्यपाल मुख्यमंत्री मिलकर क्या, मुख्यमंत्री तो विधानसभा में आ जाएगा, राज्यपाल विधानसभा और जो विधान परिषद मिलकर क्या बनाते हैं? विधायिका। उसको विधायिका बोलते हैं और केंद्र में संसद बोलते हैं। कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त करना होगा। क्योंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित हैं, 2 मनोनीत थे, अब ये समाप्त कर दिया गया है। 2 मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन नहीं किए जाते आज। इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने के वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी होते हैं। यानी जिसकी सरकार है, चाहे वो गठबंधन का है चाहे बिना गठबंधन की सरकार है, वो क्या होगा? वो तो हो गया पक्षीय दल। लेकिन जिसकी सरकार नहीं है, जैसे अब कांग्रेस से सरकार नहीं है तो कांग्रेस से क्या मुख्य विपक्षीय दल।
पक्षीय और विपक्षीय दो प्रकार के दल होते हैं संसद में। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि आपने अध्याय में पढ़ा है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करके मिलाकर काम करते हैं। यानी कार्यपालिका दोस्तों संसद ही है। जब संसद में सदस्य बैठे हैं, जब वे कोई कार्य करते हैं तो कार्यपालिका बन जाती है और वैसे ही संसद रहती है। यानी खाली भवन को संसद बोलो, काम करेंगे विधायक तो कार्यपालिका बोलो। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इसको। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। सत्ताधारी दल का मतलब यहाँ पर है दोस्तों जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में राजकाज की चाबी है, वो क्या होता है, प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वर्तमान में राजकाज की चाबी किसके पास है? 2023 में किसके पास है? पीएम मोदी के पास है। बहुमत नहीं मिला, किसी को बहुमत नहीं मिला है तो फिर क्या करेंगे? गठबंधन की सरकार बनेगी। और गठबंधन के सदस्य होंगे, उनमें से के एक को प्रधानमंत्री चुनेंगे, उसको राष्ट्रपति शपथ दिला होगा गठबंधन में। इसी प्रकार से जिसका गठबंधन नहीं होता यानी पूर्ण बहुमत होता है, वो अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बारे में दर्शाया गया है। जी कांग्रेस ने इसमें सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की थी। अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन करके सरकार बनाई थी। इसको बोलते हैं यूपीए। एग्जाम में यूपीए की फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी क्या होगी? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। दोस्तों यहाँ से इन पॉइंटों से एग्जाम में प्रश्न उठाया गया था। केंद्र सचिवालय के दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें एक साउथ ब्लॉक, ये इधर साउथ ब्लॉक है और इधर है नॉर्थ ब्लॉक। इनका निर्माण कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इस दशक में हुआ था। बाईं और साउथ ब्लॉक है दोस्तों, ये साउथ ब्लॉक है। इसमें कौन बैठता है? यहाँ पर प्रधानमंत्री बैठता है, पीएम। और विदेश मंत्री का दफ्तर है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तीनों यहाँ पर बैठते हैं। और यहाँ पर कौन बैठते हैं? दाईं ओर है, नॉर्थ है। यहाँ पर वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री बैठता है यहाँ पर। और कौन बैठता है? वित्त मंत्री बैठता है। और गृह मंत्रालय, यहाँ पर गृह मंत्रालय, यहाँ पर पीएम, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। यहाँ पर गृह मंत्री और वित्त मंत्री दो बैठते हैं। ठीक है, गृह, वित्त, और यहाँ पर पीएम, रक्षा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। यानी राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है? राज्यों के। पेन चुन लेते एक बार। जो राज्यसभा है राज्यों के रूप में काम करती है। ठीक है, राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। ठीक है, किसी भी कानून विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। इन संसद जो कानून बना दिए हैं उसके बाद उन कानूनों की समीक्षा कौन करता है कि कानून गलत है या ठीक है, किसी का शोषण तो नहीं करता कानून, किसी का विरोध तो नहीं करता, ये कौन देखता है? आगे बताइए। अगर जरूरत हुई तो संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के हैं। राज्यसभा में 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। टोटल कितने हैं? 233, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। जब संसद का सत्र चल रहा होता है उसमें प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से
संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। यानी कार्यपालिका का नियंत्रण कौन करता है? प्रश्नकाल संसद। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल अहम भूमिका निभाता है। सभी सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के बारे में बताता है और जन समर्थन यानी लोगों का समर्थन जुटाता है कि सरकार ये गलत कर रही है, अच्छा कर रही है। हाँ, ये देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार चुनाव कब हुए थे लोकसभा के? 1951-52 में हुए थे। कब हुए थे लोकसभा के पहले चुनाव? 1951-52 में हुए थे। 1950 में अपना संविधान बना था। संविधान के बनने के एक साल बाद ही चुनाव हुए थे कौन से? लोकसभा के। उस समय कितना मतदान किया था लोगों ने? 61.16% मतदान किया था उस समय। 61.16 यानी 16 61 16 61 61 16 किया था। चौथी विधानसभा 1967 में हुए थे। और 17वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? 2019 में हुए थे। और अगले कब होंगे? 2024 में होंगे। कौन सी के? 18वीं के। 2024 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। ठीक है, चले आगे चलते हैं। संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, एससी बोलते हैं, कुछ एसटी के लिए हैं। दोस्तों इनकी सीटों की संख्या कितनी है? इन सीटों की संख्या दोस्तों, जो एससी है इसकी 84 है और जो एसटी है इनकी 47 है। आदिवासी उम्मीदवार ही जीतते जिन क्षेत्रों से आदिवासी हैं या एसटी हैं, एससी हैं, उन क्षेत्रों से केवल वही जीते। संसद में उनकी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलित और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं, इसीलिए आरक्षित सीटें रखी गई हैं। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, आज उनकी संख्या 11% हुई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुल सीटें कितनी हैं। लोकसभा में 543 हैं और 412 सामान्य के लिए हैं। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि एससी के लिए कितनी हैं। दोस्तों एससी के लिए 84 हैं और एसटी के लिए 47 हैं और सामान्य के लिए कितनी हैं दोस्तों? 412 हैं। आपसे एग्जाम पूछी जा सकती है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं? 412 सीटें हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, टॉपिक 3 यही समाप्त होता है। चलिए चौथा टॉपिक को चलते हैं जल्दी से। टॉपिक 4 शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अपनी क्या कमी रहती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। हमारे कानून धार्मिक, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों के पर समान रूप से लागू होता है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी अपराध या कानून के उल्लंघन की निश्चित सजा होगी। सजा तक पहुंचने के लिए तय प्रक्रिया है। दोस्तों हाल ही में हरियाणा में जो खेल मंत्री हैं वो एक छेड़छाड़ के मामले में फंसे हैं, तो उनकी भी सजा होगी। यानी कानून की नज़र में सब बराबर, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, कोई भाषा बोलता हो, लेकिन कानून की नज़र में सब के सब क्या है? इक्वल हैं। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करते थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर अपराध अलग अलग थे। जो निचली जातियां थी, जैसे आज शूद्र बोला जाता है, अनुसूचित जाति बोला जाता है, दलित बोला जाता है, उनको सजा सबसे अधिक मिलती थी, सबसे कठोर सजा उन्हीं को मिलती थी क्योंकि वो निचली जाति में आते थे। दोस्तों एक हरियाणवी भाषा में कहावत भी है कि गरीब की भाभी
सॉरी सॉरी सॉरी, गरीब की बहू सबकी भाभी, अमीर की बहू सबकी दादी, यानी अमीर गरीब का फर्क है, ये यहाँ पर भी दिखाया गया है वही बात। राष्ट्रीय रोल टेक्ट के मनोमाप मनोपन एक और उदाहरण है। रोल टेक्ट के बारे में बताया गया है। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा न अपील, न दलील, न वकील, सीधी गिरफ्तारी ही की जा सकती थी। इस कानून के तहत इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था। विरोध के 10 मार्च 1919 को रोल टेक्ट लागू कर दिया गया। विरोध के बावजूद भी पंजाब में इसका भारी पैमाने पर विरोध हुआ था। इस क्रम में 10 अप्रैल 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं को गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए और जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चला दी और असंख्य लोगों को मार दिया था, हत्या कर दी थी। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह घटना किस कारण घटी थी। तो 10 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। इनके विरोध में की गई थी कि इनको सरकार छोड़े छोड़े छोड़े, इसके लिए की गई थी। इसी कारण से इनकी अपने जान देनी पड़ी लोगों को। आगे है हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इससे पहले राजाओं के अपने अपने कानून थे, अपने अपने इरादे थे। इसी 1870 के राजद्रोह एक्ट 1870 में अंग्रेज राजद्रोह एक्ट लाए थे। इसके तहत किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा चला जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 1870 के राजद्रोह का एक्ट बना था। कब? 1870 में राजद्रोह एक्ट बोलो कानून बोलो बना था, आज भी भारत में लागू है ज्यों का त्यों। 2005 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, यानी उत्तराधिकारी कानून कब लागू हुआ? 2005 में। के मुताबिक बेटे हैं, बेटियां हैं, उनकी माँ है, तीनों को परिवार की संपत्ति का बराबर का हिस्सा मिलेगा। ये कानून कब बना? 2005 में बना था। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून। घरेलू हिंसा कानून 2005 में बना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। घरेलू हिंसा महिला कानून कब बना? 2005 में। और जो संपत्ति के अधिकार में सबको समान अधिकार कब बना? 2005 में। लेकिन ये लागू कब हुआ? 2006 में लागू हुआ था। कब? 2006 में। कौन सा? महिला सुरक्षा घरेलू महिला सुरक्षा अधिनियम लागू 2006 में, बना 2005 में। ये वही बात लेकर के हैं। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों ने मंजूरी मिल गई जाने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। 2006। रोजा पार्कस की कहानी आप पहले पढ़ चुके हैं। ये एक अफ्रीकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपने सीट छोड़ने से मना करने के कारण रोजा पार्कस का कानून का विरोध कर रही थी। इसी घटना के बाद वहां पर नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हो गया। इसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव गैर कानूनी घोषित किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1964 में। ये डेट याद रखना। 1955 में तो आंदोलन शुरू हुआ था और 1964 में कानून बना। कौन सा? नागरिक अधिकार कानून पारित हुआ अमेरिका में रोजा पार्कर्स के कारण। आगे चलते हैं।
दोस्तों चैप्टर नंबर 4 ये समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 5 न्यायपालिका। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। पहले हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद होने वाले विवादों को हल करने का क्रियाविधि मुहैया कराती है। कौन? न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय ये करता है। दो राज्यों के बीच केंद्र और राज्य के बीच पानी का विवाद, नदी का विवाद, इस सब का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है कि जो संसद ने कानून बनाया है वो कानून समाज पर ठीक प्रकार से लागू होता है या नहीं, इसकी समीक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। कौन दोस्तों? न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोस्तों उस न्यायालय ऐसा काम कर सकती है। आगे चलते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उस न्यायालय में जा सकता है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, यानी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन है? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21। अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना इधर आइए, कोण में आजिए आप, लिखा इधर। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारे देश का गणतंत्र बना था। 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र बना, उसी दिन किसकी स्थापना हुई थी? जो अपनी उस न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की ये कहाँ पर? दिल्ली में है। अपने पूर्ववर्ती यानी इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यह न्यायालय पहले संसद भवन के भीतरी चैम्बर में प्रिंसिपेज में था। किंतु अपना संसद भवन था इसी की एक कोण में था ये पहले। इसका नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और इससे 1958 में इसे इमारत में स्थानांतरित किया गया। कौन सी में दोस्तों? जो यहाँ पर दिखाई गई चित्र में, इसमें यहाँ पर कब किया गया? 1958 में। और फेडरल ऑफ कोर्ट कब बना था? 1937 में। हमारे संविधान की न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। विधायिका और कार्यपालिका है नहीं, सरकार की अन्य जो न्यायपालिका है उसमें किसी प्रकार का अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकती हैं। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम कर सकती हैं, यानी अदालतें स्वतंत्र हैं सरकार की तरफ से। हमारे देश में 3 अलग अलग तरह की अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर एक अदालत है। जिन अदालतों में लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, ये अदालतें आमतौर पर जिले की या तहसील स्तर पर कार्य करती हैं। ये बहुत तरह के मामलों को सुनती हैं। प्रत्येक राज्य को जिलों में बांटा गया है। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है कौन सी? उच्च न्यायालय। राज्य की सबसे ऊंची न्यायालय कौन सी है? राज्य की सबसे ऊंची न्यायालय कौन सी है? उच्च न्यायालय। और देश की सबसे निचली न्यायालय कौन सा है? अधीनस्थ न्यायालय। और देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारे अदालतों में मान्य होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो भी कानून सुना देगा, जो भी नया कानून बना होगा वो क्या होगा? देश के सभी चाहे हो अधीनस्थ न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, सब में लागू होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, मात्र एक है देश में। हाई कोर्ट देश में कितने हैं? 25 हैं। जिला न्यायालय हैं, इनकी संख्या क्या है? अधिक है। इनकी संख्या अधिक, इनकी काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि संख्या में अधिक है ये। ठीक है, इनकी संख्या कौन? इनकी 25 है, यू एक है। तो चलते हैं। उस न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? 1862 में। 1862 में की गई थी। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, कहाँ पर? कलकत्ता। देख, ये बात का मैप है, मान लीजिए। ये एक तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, 3 में की गई सबसे पहले। कब की गई थी? 1862 में। दिल्ली उस न्यायालय का गठन कब किया गया था? दिल्ली में उस न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1966 में, जिस टाइम हरियाणा पंजाब बने उसी टाइम हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आज देश में जो उच्च न्यायालय है कितने हैं? 25 हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। इसी प्रकार दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं। इन जो पूर्व के 4 राज्य हैं, जो पूर्व के 4 राज्य हैं, उनका एक न्यायालय है। कहाँ पर? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी का अरुणाचल प्रदेश के लिए। जो गुवाहाटी कहाँ पर? असम में है। ये 4 राज्य कौन से हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 4 हो गए। चारों के कहाँ पर उस न्यायालय है? गुवाहाटी में है। चल दोबारा देखते हैं। 1 जनवरी 2019 में से आंध्र प्रदेश का अमरावती, और 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश का अमरावती और तेलंगाना का हैदराबाद में उस न्यायालय है। आंध्र प्रदेश का अमरावती में और तेलंगाना का कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कब पड़ा था? 1 जनवरी 2019 में, याद रखना। ये अभी का डाटा है। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालत के फैसले निचली सारी अदालतों को मानने होंगे। कोई भी ऊपरी अदालत कानून बनाएगी, नियम बनाएगी, और सभी निचली अदालत मानेंगी। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले सही नहीं हैं, तो उसे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। दोस्तों, ये बात है, ये शायद अनुच्छेद 143 में कही गई है शायद दोस्तों। बाकी अब देख लेना। अनुच्छेद 143 में कही 100% तो ये बात है, बाकी आप कोई मिस्टेक भी हो सकती है। ये दोस्तों एक स्टोरी है, इस स्टोरी को आप पढ़ लेना, सुधा की। दोस्तों, आपके लिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। पहले पूरी बुक खुद पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपको उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो बताता हूँ, ताकि आपका टाइम बचे। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यानी दहेज हत्या का मामला किस में आता है? समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। चलिए अब देखते हैं फौजदारी कानून क्या है और दीवानी कानून क्या है। दोस्तों, फौजदारी कानून आपको बिल्कुल देसी भाषा हरियाणवी में समझाता हूँ कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का सिर फोड़ दिया, ठीक है, चोरी कर ली, हत्या कर दी, अच्छा दहेज के मामले में किसी को मार दिया, कुछ चोर चोरी करता उसको मार दिया, इन जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या व्यक्ति को मारा जा सकता है या सिर फोड़ा जा सकता है, वो क्या दोस्तों? फौजदारी। यानी फौज करो, मौज करो, सिर फोड़ो। और दोस्तों दीवानी क्या है? दीवाना किसका? धन का। ये खरीदारी, बिक्री और दोस्तों किराया और तलाक, इनसे संबंधित होता है ये। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। इस एफआईआर सूचना प्राथमिक के रूप में दर्ज की जाती है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती। मान लीजिए
किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, ये पुलिस मौके पर पहुंच गई, इस व्यक्ति ने उसकी हत्या की, पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी, उसको बोलते हैं संगीन मामला। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरा इधर है प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जा सकती है, उसके बाद मुकदमा चलेगा। इसके लिए दोस्तों न्यायालय में जाना पड़ेगा, पहला आड़ा कर जाना पड़ेगा, थाना में जाना पड़ेगा, क्योंकि आड़ा सिर्फ फुटिया है, आड़ा रुपया का मामला है, आड़ा कोर्ट में जावांगे, आड़ा थाना में जावांगे। चलिए आगे, अदालत की राहत। अदालत राहत की व्यवस्था करेगी। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक किराएदार के बीच विवाद है तो उसको सुलझा देगी, ये रुपया का मामला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका किसने दायर की? सर्वोच्च न्यायालय ने। इसी तरह उस सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को संस्था के ऐसे लोगों को और से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उस न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानून प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय का यह उस न्यायालय के नाम से भेजे गए या पत्र या टेलीग्राम का भी जनहित याचिका है माना जाएगा। यानी दोस्तों ये इसके बारे में PIL के बारे में है, ये याद रखना। PIL क्या है? PIL सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दायर की गई है, विकसित की गई है जनहित याचिका है। इसके मामले में यदि कोई व्यक्ति मेले प्रभावित हो रहा है, वो व्यक्ति खुद को ज्ञान नहीं है सर्वोच्च न्यायालय जाने का, तो उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो नोटिस है, वो सर्वोच्च न्यायालय को दे सकता है। इन दूसरा व्यक्ति भी उसकी सहायता कर सकता है। ये बात है PIL में। चलो आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के मौलिक अधिकार, दैहिक अधिकार भी बोलते हैं इसको, भोजन का अधिकार भी है शामिल है इसमें। भोजन का अधिकार है, पानी का अधिकार है, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है, रहने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, सारे के सारे इसमें आते हैं। ये किस में आते हैं? अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता अधिकार बोलते हैं इसको। चला आगे, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 के व्याख्या के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यानी मिड डे मील अनुच्छेद 21 के तहत लागू की गई है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहले तमिलनाडु में मिड डे मील 1995 में लागू की गई थी। कब? 95 में। उच्चतम न्यायालय कितने हैं देश में? 34 हैं। उच्च न्यायालय कितने हैं देश में? सॉरी जो दोस्तों न्यायाधीश उनकी बात है, कितने हैं? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं टोटल न्यायाधीश? 34 हो सकते हैं, और 34 के 34 आज भी हैं। ठीक है। और जो उच्चतम न्यायालय है उनमें कितने हो सकते हैं? इतने हो सकते हैं 1079 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने? 655 हैं, बाकी 424 खाली सीट पड़ी हैं। दोस्तों यहाँ पर दिखाए गए सर्वोच्च न्यायालय 1 हैं, उच्चतम न्यायालय 25 हैं। चलिए आगे चलते। अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई में दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार व्यक्ति को दोषी केवल अदालत ठहरा सकती है, पुलिस तो केवल जांच कर सकती है। पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है जब तक उसको अदालत न कहे।
दोस्तों आप वीडियो रखकर स्टोरी पढ़ सकते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका है। पुलिस एक महत्वपूर्ण काम होता है, किसी अपराधी के बारे में मिली शिकायत की जांच करती है। यानी जांच कौन करती है? पुलिस करती है, ठीक है। और जांच के लिए गवाह के बयान दर्ज किए जाते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। सारे काम कौन करती है? पुलिस करती है। यानी जांच, गवाह की भी जांच, गवाह को बुलाती है पुलिस, उसके जो सबूत इकट्ठा करती है। जांच के आधार पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट जारी करती है। यानी पहले पुलिस क्या करती है? पहले पुलिस पूरी जांच करती है, रिपोर्ट तैयार करती है। जब पुलिस को लगता है कि अपराधी के बारे में अदालत में इसको अप्रूव किया जा सकता है, तो फिर पुलिस अदालत में जाती है इस व्यक्ति को लेकर। तब यह तय कर देना कि काम, पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। ये काम केवल किस कौन करता है? न्यायाधीश का है। याद रखना इस बात को दोस्तों। पुलिस तो केवल जांच कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन दोषी तो केवल न्यायाधीश ही ठहरा सकता है। ये समझ आपको वैसे भी होनी चाहिए एक समाज का प्राणी होने के नाते। संविधान के अनुच्छेद 22, कौन सा? 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति को जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में बताए गए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22 में। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का वर्णन है? अनुच्छेद 22 के तहत। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। गिरफ्तार के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी का कारण क्या है, किस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया गया, वो ये जान सकता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। कितने घंटे बाद? 24 घंटे के बाद। गिरफ्तार के दौरान या हिरासत में किसी भी दुर्व्यवहार का या यातना से बचने का अधिकार है, ठीक है। पुलिस हिरासत में लिए गए इकबाल या बयान, यानी पुलिस में कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर रखे है, उसके जो बयान लिए जाते हैं और आरोपी के, उन्हीं को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती पुलिस। 15 साल तक के कम 15 साल है उससे कम उम्र के बालक और किसी महिला को केवल पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता है। इन नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इन सब नियमों के क्या कहा जाता है? डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार, हिरासत, पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त प्रक्रिया तय की है। इन्हें नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक मतलब वर्दी, उसकी पहचान भाई योग्य है, थानेदार है, हवलदार है, सिपाही है, उसकी पहचान होनी चाहिए, नाम पट्टी होनी चाहिए, नाम क्या उसका होना चाहिए, और पद स्पष्ट सटीक रूप से अंकित होना चाहिए, ताकि यदि अदालत में उससे न्यायाधीश ये पूछे कि तुम्हारी जांच किसने की, तो उसका नाम बता सके, उसकी अपनी वर्दी देख कर बता सके कि ये एसआई था, सिपाही था या इंस्पेक्टर था। गिरफ्तार के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तार संबंधी जानकारी कागज तैयार किया जाता है। उसे गिरफ्तारी के समय तारीख उल्लेख होता है। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। गिरफ्तार के हिरासत में रखे गए उसके पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी भी संबंधी, दोस्त, शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है। जब गिरफ्तार व्यक्ति को दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार के समय, स्थान, हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी अपराधी की पड़ताल शुरू कर सकती है। यानी पुलिस के पहले एफआईआर दर्ज कराओ, उसके बाद पुलिस किसी भी अपराधी की जांच करेगी। संगीन अपराध की सूचना मिलने पर थाने का प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस, ये पूरी पुलिस के बारे में दी गई है, जिसका पेपर पुलिस से संबंधित हो वो इसको पूरी पढ़ ले।
पुलिस से FIR की दर्ज नकल मुफ्त में पाने का अधिकार है। किसको? जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में जिस मतलब इस व्यक्ति ने पुलिस के पास FIR दर्ज कराई, तो पुलिस ने इसको FIR की कॉपी देगी। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वह हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से खुले अदालत में मुकदमे का संचालन करता है। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों की व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश की तय करते हैं आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं, जुर्माना भी और कैद भी। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। संज्ञेन तो इस अध्याय में उन अपराधों की संज्ञेन अपराध कहा जाता है जिनके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार कर सकती है। मान लीजिए दोस्तों, आपको ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने इसका सिर फोड़ दिया या इसकी हत्या कर दी दोस्तों, तो पुलिस यहाँ पर पुलिस आ गई, तो पुलिस आओगी तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। इसको बोलते हैं संज्ञेन मामला। एक दो था असंज्ञेन मामला, जैसे कि मारपीट का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। असंज्ञेन मामला होता है, संज्ञेन होता है। दो प्रकार के मामले होते हैं। संज्ञेन मामले में तुरंत गिरफ्तारी होती है, असंज्ञेन मामले में पहले जांच होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। जिरह जिरह का मतलब होता है दोस्तों बातचीत करना, बहस करना। ये समाप्त होता है। अध्याय 7 हास्यकरण की समझ। दोस्तों हास्यकरण क्या होता है जी? मान लीजिए कोई एक संख्या ज़्यादा है, दूसरी संख्या कम है, तो जो कम संख्या होता है वो हास्यकरण पर होता है, यानी खत्म होने की कगार पर होता है। जिस प्रकार से लुप्त होने वाली जाति मान सकते हैं उसको। और एक होती है अधिक संख्या में, जो अधिक संख्या में है वो कम संख्या को और अधिक खत्म कर देती है। इसे बोलते हैं हास्यकरण, निकटते क्रम की ओर। आप कॉपी के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है, जो मल्ले का जो काफी पर लिखा है नहीं, ये लाइन ऐसी होती है, ये लाइन है, इसको बोलते हैं, इसको इसको इसका हाशिया का आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उस पन्ने को हाशिया कहा जाता है। यानी इसको थोड़ी सी जगह बची, इसको हाशिया कहते हैं। हाशिया का मतलब होता है जिससे किनारा या हाशिया का ढकेल दिया गया हो। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू और को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ने पर दादू की कहानी आप पढ़ सकते हैं। एक आदिवासियों के बारे में है जो इस समुदाय का हास्यकरण के बारे में बताया गया है। कहानी है, पढ़ सकते हैं आप वीडियो रोक कर, अन्यथा वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते थे और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के लगभग 8% आदिवासी हैं। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई आदि का नाम सुना होगा। भारत में 500 से ज़्यादा तरह की आदिवासी समूह हैं। आदिवासी समूह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में रहते हैं। नागालैंड, त्रिपुरा में भी आदिवासी पाए जाते हैं। अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पर? उड़ीसा में। उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क नहीं होता। जो जनजातियां होती हैं उनके भीतर किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं हो फर्क नहीं होता है, न ही उनके पास जातियां होती हैं, केवल समुदाय होते हैं अपने अपने। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। वे उनके जो इस्लाम, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। वे अक्सर अपने पुरखों की पूजा करते हैं। पुरखों का मतलब है अपने पूर्वज, उनकी पूजा करते हैं। गाँव की करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं, पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं जो उनकी पूजा करते हैं। कौन? आदिवासी। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ है और बंगाल का असम की शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी पूजा भी करते हैं।
19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने आदिवासियों की ज़मीन को छीन लिया था, उनको कंपनियों में लगा दिया था। तो उन पर दबाव दिया गया कि आप ईसाई धर्म अपना लें। उन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था और भारत में ईसाई धर्म के लोगों की संख्या बढ़ी थी। किस कारण से? ईसाई धर्म अपनाने के कारण से। 19वीं सदी में आदिवासी की अपनी भाषाएं होती हैं, ठीक है। इनमें संस्थाली बोले जाने वाली संख्या सबसे अधिक है। या सबसे ज़्यादा आदिवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? संस्थाली बोलते हैं। ये फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में एक न्यामगिरी पहाड़ी का है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? न्यामगिरी। कहाँ पर है? कालाहांडी। कालाहांडी कहाँ? उड़ीसा में। एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था कि कालाहांडी किस राज्य में है, तो ये क्या है? उड़ीसा में है। और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? न्यामगिरी पहाड़ी है। डोंगरिया गोंड नामक आदिवासी समुदाय रहता है। कौन सा? डोंगरिया समुदाय रहता है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। न्यामगिरी कोंड जो कोंड डोंगरिया समुदाय है, इनका एक पवित्र पर्वत है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? यानी नेशनल पार्क कितने हैं? 101। कितने क्षेत्र में फैले हैं? 40,564 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने? 543। 543 345 1,19,777 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी क्षेत्रों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं आज भी, और उनके बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। आदिवासी 10,000 तरह के पौधों का प्रयोग करते थे और 8,000 प्रजाति दवाइयों के तौर पर प्रयोग की जाती थी। 325 प्रजातियां कीटनाशक के तौर पर बनाई जाती थी। ये आदिवासियों के बारे में दी गई बातें हैं। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई है। मुसलमान या हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का मुसलमानों की संख्या कितनी ही? 14.2%। कितनी? 14.2% थी, ठीक है। विभिन्न समुदायों से आगे से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि, चलिए आगे देखते हैं। मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति राजेंद्र सस्तर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस समिति ने भारतीय मुसलमानों के समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। इस रिपोर्ट में समुदाय के हाशियाकरण की विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, जनजाति जैसी हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। यानी SC ST भी क्या है? हाशियाई समुदायों में आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। दलित किस प्रकार का समुदाय है? हाशियाई समुदाय है। केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। ऐसी कहावत है कि मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये 4% ही कहाँ पढ़ते हैं? मदरसों में पढ़ते हैं। 66% बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी में, और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। किसके? मुसलमानों के। समाप्त 7वां। 8वां चैप्टर हाशियाकरण का निपटाना। यानी जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं,
मुस्लिम है या अन्य आदिवासी हैं जो हाशिए करने पर पहुंच गए हैं, उनका निपटान किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन है। किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 17 के तहत। दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समूहों ने यह शब्द जातीय व्यवस्था के तहत अपने आप सदियों से पहले आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है। कविता महाराष्ट्र की कवित्री भगत कवयित्री सोराबाई द्वारा लिखी गई है। महाराष्ट्र की कवित्री थी एक सोराबाई। वो महार जाति से संबंधित थी। 14वीं शताब्दी की थी। इसके पति का नाम चोमेखा मेला था और महार जाति से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। महार जाति कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। महार जाति निम्न जातियों में आती है। सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के अपनी अपनी सूचियां हैं। राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास सूचियां हैं जो पिछड़ी जातियां हैं। इनकी कहानी दलित की दोस्तों कहानी है ये आप कहानी पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर बिल्कुल आराम से। आगे चलते हैं। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से क्या थे? बुनकर थे। भक्ति थे भगवान के, भक्त थे राम के। रामचरितमानस इसने लिखी थी। अच्छा, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक 1979 कब दोस्तों? 1979 में आया था ये। इसको SC/ST एक्ट बोलते हैं आम भाषा में। यह कानून 1979 में दलितों और अन्य समुदायों के मांगों को जवाब दे में बना गया था। उस पर सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाली दुर्घटनाओं और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। ये पैराग्राफ दोस्तों पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इस प्रकार 1970-80 के दशक में आदिवासियों ने खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई, बल्कि अपनी जमीन संसाधनों की हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को ताकतवर समुदाय गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा। इनके साथ जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इस कानून में दोस्तों को आप वीडियो रोककर पूरा पढ़ सकते हैं। 1943 में हम दोस्तों यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। 1943 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिंग हॉर्बिशन एक्ट 1993 पारित किया। दोस्तों ये क्या है कि ये जो पहले सूखी लेटरिंग होती थी, यानी जिसके अंदर पानी की व्यवस्था नहीं होती, सूखी लेटरिंग होती, उसको साफ करके बाद में जो महिलाएं थी वो बाहर गिर के आती थी, उसे बोलता था सूखी लेटरिंग, ड्राई लेटरिंग। ये कानून कब पारित हुआ था? 1993 में। ये 2003 में इसके बारे में एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आज भी ये ऐसे के ऐसे है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का प्रतिषेध उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 को लागू हुआ।
आदिवासियों की मांग 1989 अधिनियम 1989 का अधिनियम एक और वजह है से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। उनका मानना है कि जो आदिवासियों की ज़मीन है, आदिवासी केवल आदिवासियों को ही बेच सकते हैं, बाहरी लोगों को नहीं बेच सकते हैं, इस प्रकार की कहावत है। कहावत के दोस्तों सच्चाई भी है। आदिवासी केवल आदिवासी अपनी ज़मीन को आदिवासियों को बेच सकते हैं, बाहरी लोगों को नहीं बेच सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में पारित किया। समाप्त। चैप्टर नंबर 9 जन सुविधाएं। चेन्नई के लोग और पानी, यानी चेन्नई में दोस्तों पीने के पानी की बहुत अधिक मात्रा में कमी है। वहाँ के लोगों को पानी मोल लेना पड़ता है। भारत की स्थिति यह है कि जिन देशों में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों के सबसे ज़्यादा मामले हैं, उनमें भारत का स्थान सर्वोपरि है। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज़ 1600 से ज़्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अगर लोगों के पास पीने का पानी हो तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत पानी का अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा बनाया गया है। जन सुविधाएं। पानी की तरह कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं। हर व्यक्ति के लिए इंतजाम किया जाना चाहिए। जन सुविधाओं में क्या हैं? पानी, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज भी अनिवार्य हैं। इन्हें जन सुविधाओं के नाम दिया गया है। जन सुविधाओं की पूर्ति कौन करती है दोस्तों? सरकार करती है। अच्छा, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है। सरकार की जिम्मेदारी। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है कि लोगों को जन सुविधाएं मुहैया करवाए। निजी कंपनियां लोगों को जन सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकती, क्योंकि जन सुविधाओं में जो मुनाफा है वो बहुत कम होता है। कंपनियां हमेशा वहाँ काम करती है जहाँ मुनाफा अधिक हो। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से है। मूलभूत सुविधा दोस्तों आपको पता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सब उसी में शामिल है दोस्तों। आजकल तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन भी एक सुविधा हो गई, जन सुविधा हो गई है। सरकार कुछ जन सुविधाएं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के लिए ठेके निजी कंपनियों को देती हैं, ठेकेदार को देती हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों को सौंपा गया है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जन सुविधाएं लोगों तक सही रूप में पहुंच रही या नहीं। चेन्नई में पानी की आपूर्ति। पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का शहर है दोस्तों। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, पोर्तो एलेग्रे किस देश का शहर है? ब्राज़ील का। दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। नगर जल विभाग ने सब लोगों को स्वस्थ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार ला जा सके। वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग की तय करता है। वहाँ उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इन टैंकरों के अनुबंधित किया जाता है। चेन्नई की बात दोस्तों, ये मुंबई की उपनगरीय रेलवे अच्छी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यह दुनिया की सबसे घना यातायात मार्ग है। कौन सा दोस्तों? मुंबई का। यहाँ हर रोज़ रेलवे से 65 लाख यात्री यात्रा करते हैं।
2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। कितने परसेंट लोगों के पास पीने का पानी है 2011 के अनुसार? 87% के साथ, यानी 13% अब भी प्यासे हैं या दोस्तों दूषित पानी पीते हैं, प्रदूषित। जबकि स्वास्थ्य सुविधाएं घर के भीतर शौचालय 53% लोगों के पास है, और गाँव में तो बहुत ही कम लोगों के पास शौचालय घर पे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल, कौन सा दोस्तों? सुलभ इंटरनेशनल के काम कर रही हूँ, जो निम्न जाति हैं, निम्न आयु वर्ग के लोगों के लिए सामने मौजूद स्वास्थ्य के अभाव का बारे में निपटाने की कोशिश करता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा अधिकारों की जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं अनुच्छेद 21 के तहत। इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए। मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए। भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिंदा रहने की जरूरत होती है। अहमदाबाद एक कपड़ा मिल क्षेत्र है दोस्तों। इसे भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है, लेकिन उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर तमिलनाडु है, लेकिन भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है। कपड़ा मिलों के कारण जो पावर लूम होती हैं दोस्तों, बिजली से चलने वाले हथकरघे होते हैं। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी कम मेहनताना पर काम करना या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खाद्यान्न या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं किया सकता। और दोस्तों जो मनुष्य है या मानव है, उसका व्यापार, मानवीय व्यापार या देह व्यापार इसी के तहत प्रतिबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ा होगा आपने, चलो एक बार देख लीजिए। 24 साल पहले की बात है कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कौन दोस्तों? यूनियन कार्बाइड 2 दिसंबर 1984, 24 साल पहले भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों। और गैस कौन सी रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक। रात्रि के 2 बजे की घटना हुई थी दोस्तों। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। तीन दिन के भीतर 8,000 से अधिक लोग मारे जा चुके थे दोस्तों। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन कौन से दोस्तों? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, जो ये कंपनी थी यूनियन कार्बाइड किस देश की थी? अमेरिका की कंपनी थी दोस्तों। इसके चेयरमैन कौन थे दोस्तों? एंडरसन। कौन थे इसके चेयरमैन दोस्तों? इसके चेयरमैन थे एंडरसन। इसके चेयरमैन कौन थे? एंडरसन। कंपनी अमेरिका। आगे दोस्तों ये पूरी पूरी पढ़ना। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक प्रमुख कारण क्या है? सस्ता श्रम। अगर ये कंपनियां अमेरिका या किसी देश में काम करें तो वहाँ पर इनको जो मजदूर हैं वो बहुत महंगे मिलेंगे, पर्यावरण के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और दोस्तों इन्होंने जो परिवहन के साधन हैं वो भी महंगे होंगे। इसलिए भारत में विदेशी कंपनियां आती हैं और भारत का शोषण करती हैं। इसी प्रकार से भारत में अंग्रेज आए थे व्यापार करने और भारत का शोषण किया था। इस बात को इन इतिहास से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि जो विदेशी कंपनियां आएंगी तो भारत का हित नहीं अहित करेंगी। इसलिए भारत ने अपनी कंपनी को सुविकसित करना चाहिए।
पश्चिम वर्जीनिया राज्य किस देश में है दोस्तों? वर्जीनिया राज्य किस देश में है? अमेरिका में। अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो, जबकि यूरेनियम कार्बाइड संयंत्र की सुरक्षा मानकों की इस तरह का खुलेआम अवहेलना हो रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी अनुच्छेद 21 के तहत? भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में हैंडपंप थे जो दोस्तों, यानी ज़मीनी पानी था वो खराब हो चुका था, ठीक है नहीं, उसे लाल रंग किया गया था। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए। सुभाष कुमार बनाम बिहार मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा, पानी का अधिकार भी शामिल है। दोस्तों, विकसित देश अपने विषैले खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि जो विकासशील देश हैं वहाँ कानून कमज़ोर हैं, और दूसरी ओर अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में खासतौर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान कीटनाशक, एस्बेस्टोस और दस्ता वाले उद्योग भारत में या इन जो देशों में स्थानांतरित किए जाते हैं विकसित देशों के द्वारा। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कौन है भारत के? आर के लक्ष्मण। तो दोस्तों, 10वीं कक्षा यहीं पर 8वीं कक्षा यहीं पर पूरी होती है। अगली वीडियो में 9वीं कक्षा की पॉलिटिकल करेंगे। दोस्तों, आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।